हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। फेमा एक्ट के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। फेमा एक्ट के 4थे लेक्चर में हम अधिकृत व्यक्ति, नियम का उल्लंघन और दंड, अभिनिर्णयन एवं अपील के संबंध में चर्चा करेंगे। हर एक्ट में 3 प्रकार की अथॉरिटीज होती हैं: रूल्स फ्रेम करने वाली अथॉरिटी, रेगुलेशन फ्रेम करने वाली अथॉरिटी और उस कानून को इन्फोर्समेंट लागू करने वाली अथॉरिटी। फेमा एक्ट में हम देखते हैं कि रूल्स फ्रेम करने वाली अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसमें रेगुलेशन फ्रेम करने वाली अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है तथा कानून को लागू करने वाली अथॉरिटी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है, जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। फेमा एक्ट में धारा 10 के अनुसार अधिकृत व्यक्ति के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। इस एक्ट में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए आवेदन किया जाता है तो रिजर्व बैंक उस व्यक्ति को इस कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकती है और ऐसा व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है लिखित व शर्तों के अधीन। धारा 10 के अनुसार अधिकृत व्यक्ति रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति रिजर्व बैंक के द्वारा लिखित रूप में होगी तथा वह रिजर्व बैंक की शर्तों के अधीन उसकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट है अधिकार का खंडन। रिजर्व बैंक निम्न दशाओं में अधिकारों का खंडन कर सकता है। जैसे पहला, यदि वो समझता है कि अधिकार का खंडन करना सार्वजनिक हित में है। नेक्स्ट, यदि अधिकृत व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पालन करने में असमर्थ रहा हो तो रिजर्व बैंक उसके अधिकार का खंडन कर सकता है, किंतु अधिकार का खंडन करने के पूर्व उस व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है अधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य। फेमा एक्ट में अधिकृत व्यक्ति के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जो निम्न है। पहला है निर्देशों का पालन। अधिकृत व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह विदेशी विनिमय या प्रतिभूतियों में व्यवहार करते समय रिजर्व बैंक के सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का पालन करेगा। रिजर्व बैंक ने जो सामान्य और विशिष्ट नियम बनाए हैं उनके अंतर्गत ही वह विदेशी विनिमय या प्रतिभूतियों का व्यवहार करते समय करेगा। नेक्स्ट है अधिकृत व्यक्ति की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। रिजर्व बैंक की पूर्व आज्ञा के बिना अधिकृत व्यक्ति विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में कोई ऐसा सौदा नहीं करेगा जो अधिकृतीकरण के शर्तों के अनुरूप ना हो। आशा यह कि अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अधिकृतीकरण की जो शर्त है उनके अधीन ही विदेशी विनिमय से संबंधित कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है अधिकृत करने वाले व्यक्ति की घोषणा। किसी व्यक्ति की ओर से कोई विदेशी विनिमय सौदे का कार्यभार लेते समय अधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा की मांग कर सकता है
कि उसके इस कार्य को करने से इस अधिनियम की अवहेलना नहीं होगी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट। यदि अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास है कि उस उक्त कार्य करने पर इस अधिनियम की अवहेलना हो सकती है तो वह रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय की स्वीकृति। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में न लाए गए विदेशी विनिमय को समर्पण किए जाने पर अधिकृत व्यक्ति को उसे स्वीकार करना होगा। ये समझती हूँ। अधिकृत व्यक्ति के संबंध में रिजर्व बैंक के क्या अधिकार हैं, इसको हम देखेंगे। तो फेमा एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक के अधिकार में पहला आता है अधिकृतीकरण। अधिकृतीकरण से आशय विदेशी विनिमय या प्रतिभूति द्वारा मुद्रा परिवर्तन या तटीय बैंकिंग में व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करने का अधिकार से है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को विदेशी विनिमय या प्रतिभूति मुद्रा परिवर्तन या तटीय बैंकिंग में व्यवहार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। दूसरा है अधिकृतीकरण का खंडन। धारा 10(3) में के अनुसार रिजर्व बैंक किन्हीं परिस्थितियों में अधिकरण के खंडन का अधिकारी भी है। नेक्स्ट है निर्देश देना। धारा 11 के अनुसार रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्ति को धन की अदायगी विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति में कुछ करने या न करने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है सूचनाएं मांगना। रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्ति से उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है उन कार्यों की जानकारी ले सकता है, उससे संबंधित सूचनाएं मांग सकता है। नेक्स्ट है दंड लगाना। यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम नहीं करता है, निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो रिजर्व बैंक उसको एक स्पष्टीकरण देगा और स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात वह 10,000 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकता है। यदि अधिकृत व्यक्ति के द्वारा या अधिकृत व्यक्ति की ओर से यह अवहेलना लगातार हो रही है तो रिजर्व बैंक प्रतिदिन 2,000 रुपये दिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदंड लगा सकता है। अधिकृत व्यक्ति की जांच करना। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के व्यवसाय की जांच, उसके द्वारा किसी बयान की सत्यता की जांच के लिए, उसके द्वारा ना दी गई सूचनाओं की प्राप्ति के लिए या किसी आदेश, निर्देश या इस अधिनियम का पालन करने के लिए करा सकता है। मतलब कहने का आशय ये कि रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है उसकी जांच करा सकता है, उसने जो रिजर्व बैंक को सूचनाएं दी हैं, बयान दिया है, उसकी सत्यता का जांच करा सकता है। उसके द्वारा कोई रिजर्व बैंक के द्वारा कोई सूचनाएं मांगी जा रही हैं, यदि वो सूचनाएं नहीं दे रहा है तो उस सूचना की प्राप्ति के लिए आदेश, निर्देश का पालन करने के लिए अपने किसी व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई कर सकता है।
नेक्स्ट है अधिकृत व्यक्ति का निरीक्षण करने का रिजर्व बैंक का अधिकार। अधिकृत व्यक्ति जो है विदेशी विनिमय के लेन देन के संबंध में जो उसको नियुक्ति अधिकार दिया गया रिजर्व बैंक के द्वारा, उसको उसका निरीक्षण करने का भी अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया है। तो इस अधिकार के अंतर्गत पहला है निरीक्षण का उद्देश्य। तो रिजर्व बैंक का अधिकारी जो अधिकृत रहता है वो अधिकृत व्यक्ति के व्यवसाय का निरीक्षण कर सकता है। या यह कहिए कि लिखित रूप में अधिकृत रिजर्व बैंक का अधिकारी कुछ उद्देश्यों के लिए अधिकृत व्यक्ति के व्यवसाय का निरीक्षण कर सकता है। तो निरीक्षण के उद्देश्य में है, जैसे पहला हम ले सकते हैं कि रिजर्व बैंक को दिए गए कथन, सूचना अथवा विवरण की सत्यता की प्रामाणिकता ज्ञात करना। इन बातों के लिए निरीक्षण कर सकता है रिजर्व बैंक। इसी प्रकार से अन्य कोई सूचना अथवा विवरण लेना जो कि अधिकृत व्यक्ति से मांग करने पर भी वह देने में असमर्थ रहा हो। मतलब जो अधिकृत व्यक्ति है उससे रिजर्व बैंक कुछ सूचना या विवरण लेना चाह रहा है और वो देने में असमर्थ रहा हो, तो रिजर्व बैंक का अधिकृत अधिकारी उस अधिकृत व्यक्ति का निरीक्षण कर सकता है। इसी प्रकार प्रस्तुत अधिनियम के प्रावधानों तथा अन्य नियमनों, निर्देशों अथवा आदेशों का निष्पादन कराना। अधिकृत व्यक्ति से आदेशों, निर्देशों, नियमों का निष्पादन कराने के लिए भी उसके व्यवसाय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है अधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य। अधिकृत व्यक्ति यदि अधिकृति कोई कंपनी अथवा फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक, साझेदार अथवा अन्य अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण करने आए अधिकारी के समक्ष मांगी गई पुस्तकों, खातों, प्रलेखों जो उनके अधिकार में है निरीक्षण के लिए प्रदान करें। फेमा एक्ट के अंतर्गत अब हम नियम का उल्लंघन और दंड के संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें आता है एक पहला आर्थिक दंड का भागी होना। इस एक्ट की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, किसी नियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन से जितना धन होता है निर्णयकर्ता के आदेशों से उसके तिगुने धन के दंड का भागी वह माना जाएगा। यदि ऐसे धन का निर्धारण संभव ना हो तो 2 लाख रुपए तक दंड का भागी वह होगा। यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त दंड और दिया जा सकता है। अगला है मुद्रा, प्रतिभूति तथा अन्य संपत्ति का जब्त किया जाना। ऐसे उल्लंघन में या ऐसे उल्लंघन से संबंधित कोई करेंसी, प्रतिभूति, कोई धन या संपत्ति है तो केंद्रीय सरकार के द्वारा उसे जब्त किया जा सकता है।
जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है उस व्यक्ति की विदेशी संपत्ति या धन या तो भारत में लाया जाएगा या विदेशों में रोक लिया जाएगा। नेक्स्ट है निर्णयकर्ता अधिकारी के आदेशों को लागू किया जाना। निर्णयन सत्ता के आदेशों को लागू किया जाना या निर्णयकर्ता अधिकारी के आदेशों के पालन किया जाना। इसके संबंध में जो नियम बनाए गए हैं उसमें पहला है नागरिक कारावास का भागी होना। यदि कोई व्यक्ति दंड वाले धन को सूचना के 90 दिन के भीतर अदा नहीं करता है तो वह कारावास में डाला जा सकता है, उसे कारावास की सजा होगी, वह कारावास का भागी होगा। जो भी दंड उसे दिया गया है धन के रूप में, यदि वह 90 दिन के भीतर उसको नहीं अदा करता है तो वह कारावास की सजा का भागी होगा। नेक्स्ट है गिरफ्तार होने एवं नागरिक न्यायालय में रोके जाने के आदेश की शर्तें। इसके संबंध में ऐसे कैद की सजा तभी दी जा सकती है जब निर्णयकर्ता अधिकारी उसे निश्चित तिथि पर अपने सामने प्रस्तुत होने और स्पष्टीकरण का अवसर दे। नेक्स्ट है गिरफ्तारी के वारंट का निर्गमन। यदि निर्णयकर्ता अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी व्यक्ति कहीं भाग जाएगा तो वह उसे गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है सूचना के पश्चात उपस्थित ना होने पर। तो यदि निर्णयकर्ता अधिकारी के द्वारा नोटिस देने पर भी दोषी व्यक्ति पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है। अन्य निर्णयकर्ता अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के वारंट को क्रियान्वित किया जाना। इसमें कोई दूसरा निर्णयकर्ता अधिकारी वह भी उसके गिरफ्तारी के वारंट को क्रियान्वित कर सकता है। नेक्स्ट है निर्णयकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थिति। ऐसे जो दोषी व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर निर्णयकर्ता अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जो निर्णयकर्ता अधिकारी उसके मामले की सुनवाई करेगा और निर्णयकर्ता अधिकारी यदि चाहे तो उसे जमानत पर छोड़ भी सकता है। नेक्स्ट है बाकीदार की मुक्ति, डिफॉल्टर की मुक्ति। कैसे वो बच सकता है अपने। यदि बाकीदार डिफॉल्टर बकाया राशि को तथा गिरफ्तारी से हुए व्ययों का गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को भुगतान करता है तो वह अधिकारी उसे मुक्त कर सकता है। बाकीदार की सुनवाई का अवसर दिया जाना। बाकीदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना। इस धारा के अंतर्गत बाकीदार को निर्णयकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर निर्णयकर्ता अधिकारी
इस बात निर्णयकर्ता अधिकारी जो है इस बात की सुनवाई का अवसर देगा कि क्यों न उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नेक्स्ट है प्रतिभूति देने पर मुक्त किया जाना। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जो जांच कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही का निष्कर्ष निकलने तक, निर्णय होने तक यदि निर्णयकर्ता अधिकारी उचित समझे तो वह प्रतिभूति के आधार पर बाकीदार को इस शर्त पर छोड़ सकता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर निर्णयकर्ता अधिकारी के समक्ष पुनः उपस्थित होगा। नेक्स्ट है जांच का निष्कर्ष निकलने पर गिरफ्तारी। जांच का निष्कर्ष निकलने पर निर्णयकर्ता अधिकारी बाकीदार को नागरिक न्यायालय में रोके जाने का आदेश दे सकता है। यदि बाकीदार को मुक्त कर दिया गया है तो वह उसे पुनः गिरफ्तार करने का भी आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है नागरिक न्यायालय में रोके जाने का आदेश न दिए जाने पर यदि निर्णयकर्ता अधिकारी बाकीदार को रोके जाने का आदेश नहीं देता है तो बाकीदार की गिरफ्तारी की दशा में उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र के क्रियान्वयन हेतु व्यक्ति को रोके जाने की दशाएं। यदि प्रमाण पत्र में 3 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ रुपए से अधिक की मांग हो तथा अन्य मामलों में 6 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक की मांग हो तो बकायेदार को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है बाकीदार को रोके जाने से मुक्ति मिलने पर यदि बाकीदार को रोके जाने से मुक्ति मिल जाती है तो भी उसे बकाया राशि के भुगतान से मुक्ति नहीं मिलेगी और उसे पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रोकने के आदेश का निष्पादन। रोके जाने के आदेश का निष्पादन पूरे भारत में किसी भी स्थान पर हो सकता है। नेक्स्ट है उल्लंघन की दशा में उल्लंघन के लिए सुलह किए जाने का अधिकार। तो धारा 13 के अंतर्गत किए गए उल्लंघन की दशा में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 180 दिन के अंदर प्रवर्तन निदेशक अथवा प्रवर्तन निदेशालय के किसी अन्य अधिकारी एवं केंद्रीय सरकार की ओर से अधिकृत रिजर्व बैंक के अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत सुलह की जा सकती है। फेमा एक्ट के अंतर्गत निर्णयकर्ता अधिकारी की नियुक्ति एवं अपील के संबंध में हम जानकारी लेंगे। पहला लेते हैं अपन निर्णयकर्ता अधिकारी की नियुक्ति।
फेमा एक्ट में इसके संबंध में नियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णयकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति। किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय सरकार अपने अधिकारों में से जितने वह उचित समझे मामले की जांच के लिए निर्णयकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अगला है कार्यक्षेत्र का निर्धारण। केंद्रीय सरकार नियुक्त अधिकारियों के क्षेत्र का भी निर्धारण कर देती है। कोई अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के बिना जांच नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोषी पक्षकार की उपस्थिति। दोषी पक्षकार या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा वैधानिक सलाहकार अथवा चार्टर्ड अकाउंट की सहायता वह ले सकता है। नेक्स्ट है निर्णयकर्ता अधिकारी के अधिकार। निर्णयकर्ता अधिकारी को नागरिक न्यायालय के वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्राप्त होते हैं, तथा उसके समक्ष समस्त कार्रवाइयां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के आशय के लिए न्यायिक कार्रवाइयां मानी जाएंगी और उसे नागरिक न्यायालय माना जाएगा। नेक्स्ट है 1 वर्ष के अंदर शिकायत का निपटारा। ऐसा निर्णयकर्ता अधिकारी लगन व शीघ्रता से मामले को 1 वर्ष में निपटाएगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे समय समय पर ऐसा न करने के कारण का उल्लेख भी करना होगा। अगला बिंदु जो है वह अपील से संबंधित है। विशेष निदेशक के समक्ष अपील। इससे संबंधित कुछ नियम है, जिसमें है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। केंद्रीय सरकार एक या अधिक विशेष डायरेक्टर निर्णयकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए नियुक्त कर सकती है। यदि वह व्यक्ति भारतीय न्याय सेवा का सदस्य या उसके समकक्ष इस व्यक्ति को उसके समकक्ष होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट अपील कौन कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभी निर्णायक या निर्णायकर्ता अधिकारी अथवा प्रवर्तन सहायक निर्देशक अथवा प्रवर्तन डिप्टी निर्देशक के आदेशों से पीड़ित हो, विशेष निर्देशक अपील के समक्ष अपील कर सकता है। फिर अपील करने की अवधि। निर्णयकर्ता अधिकारी के निर्णय की प्रति पाने के 45 दिन के भीतर अपील कर दी जानी चाहिए, परंतु यदि विशेष डायरेक्टर देर के कारणों से संतुष्ट है तो वह इस समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है विशेष निर्देशक अपील के अधिकार। विशेष निर्देशक अपील पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णयकर्ता के आदेश के आधार पर निर्णय दे सकता है तथा उसमें संशोधन कर सकता है अथवा उसे रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट है आदेश की प्रति दोनों को। विशेष निर्देशक अपील
अपने आदेश की प्रति अपील करने वाले पक्षकार को तथा निर्णयकर्ता अधिकारी दोनों के पास भेजेगा। नेक्स्ट है नागरिक न्यायालय के समान अधिकार। सभी अधिनियमों के प्रावधानों की दृष्टि से विशेष डायरेक्टर अपील व्यवहार न्यायालय के समान अधिकार संपन्न माना जाएगा। अगला हमें देखना है फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण की स्थापना। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपीलेट न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी। यह न्यायाधिकरण विदेशी विनिमय से संबंधित मामलों में निर्णायक अधिकारियों तथा विशेष निर्देशक अपील के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अपीलेट न्यायाधिकरण पूर्व में जो निर्णयकर्ता अधिकारी था और विशेष निर्देशक अपील के यहाँ से जो आदेश पारित हुए हैं, जो अपीलों पे जो आदेश हुए हैं, उनकी सुनवाई के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील। इसके समक्ष अपील की करने की क्या कार्यविधि है, ये हम देखेंगे। इसमें पहला है अपील कौन कर सकता है। तो केंद्रीय सरकार अथवा अभिनिर्णायक या निर्णायक आदेश से पीड़ित पक्षकार अथवा विशेष निर्देशक अपील अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, किंतु यह अपील पीड़ित पक्षकार द्वारा पेनाल्टी की धनराशि जमा कराने के पश्चात ही की जा सकेगी। किंतु यदि अपीलेट न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पेनल्टी की धनराशि जमा करने से पीड़ित पक्षकार को अनावश्यक हानि पहुंचेगी, तो वह इससे मुक्ति भी प्रदान उसे कर सकता है। नेक्स्ट है 45 दिन में अपील। यह अपील आदेश प्राप्त होने की तिथि के 45 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित शुल्क सहित की जा सकेगी। यदि अपीलेट न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि निर्धारित अवधि 45 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण है, तो वह इसके उपरांत भी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है अपीलेट न्यायाधिकरण के अधिकार। अपीलेट न्यायाधिकरण पक्षकारों को अपील पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उचित आदेश दे सकता है। वह पूर्व में जारी आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है अथवा उसे रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट है संबद्ध पक्षकारों के पास आदेश की प्रति भेजा जाना। अपीलेट न्यायाधिकरण सभी संबद्ध पक्षकारों के पास अपने आदेश की प्रति भेजेगा। नेक्स्ट है 180 दिन में अपील का निष्पादन। अपीलेट न्यायाधिकरण अपील प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र किंतु 180 दिनों के अंदर निपटारा करेगा। यदि वह 180 दिनों के अंदर अपील का निपटारा करने में असमर्थ रहता है, तो वह किन कारणों से अपील का निपटारा नहीं हुआ है, उन कारणों का लिखित अभिलेख अपने पास रखेगा। नेक्स्ट है अपीलेट न्यायाधिकरण का गठन। अपीलेट न्यायाधिकरण का गठन किस प्रकार से होगा, किसे अधिकार है, इसको हम देखेंगे। तो अपीलेट न्यायाधिकरण का गठन में का अधिकार केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है।
अपीलेट न्यायाधिकरण के गठन का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों की ऐसी संख्या जो केंद्रीय सरकार उचित समझती है निर्धारित करती है। क्षेत्र एवं पीठें, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण के क्षेत्र का उपयोग पीठें कर सकती हैं। पीठ में एक अध्यक्ष तथा एक या उससे अधिक सदस्य हो सकते हैं और अपीलेट न्यायाधिकरण की पीठ सामान्यतः नई दिल्ली तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जो कि केंद्रीय सरकार अध्यक्ष से परामर्श अधिसूचित करे वहां पर वह पीठ अपना कार्य करेंगी। नेक्स्ट है सदस्यों का एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण। जब तक कि इसके उपधारा 2 के अंतर्गत इसके विरुद्ध कोई अन्य प्रावधान ना हो, अध्यक्ष पीठ में सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि एक पीठ के सदस्य को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करके काम करवाए। नेक्स्ट है 2 सदस्यों की पीठ में सुनवाई। यदि मामले की सुनवाई के किसी स्तर पर अध्यक्ष अथवा सदस्य को ऐसा अनुभव हो कि उसकी सुनवाई 2 सदस्यों की पीठ में होनी चाहिए, तो अध्यक्ष या सदस्य उसे 2 सदस्यों वाली पीठ में, उस मामले की सुनवाई के लिए उसे 2 सदस्यों वाली पीठ में स्थानांतरित कर सकता है। फीमा एक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट है अध्यक्ष, सदस्य तथा विशेष निदेशक। इसमें जो पहला है नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यताएं। तो अध्यक्ष की दशा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा समान योग्यता वाला व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इस पीठ के जो सदस्य होते हैं, सदस्य की दशा में जिला न्यायाधीश अथवा समान योग्यता वाला कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल की अवधि। अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य के कार्यकाल की अधिकतम अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होगी। जहां तक आयु का प्रश्न है, अध्यक्ष की दशा में अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी तथा सदस्य की दशा में अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। नेक्स्ट है सेवा की शर्तें। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें वे होंगी जो कि निर्धारित हों, किंतु सभी अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें समान होंगी, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है पदों का रिक्त होना। अपीलेट न्यायाधिकरण में यदि किसी कारण से अस्थायी अनुपस्थिति को छोड़कर अध्यक्ष अथवा सदस्य के कार्यकाल में कोई पद रिक्त हो, तो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकती है। रिक्त पद की भर्ती के स्तर से समस्त कार्रवाइयां अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष चालू रह सकती हैं। नेक्स्ट है त्यागपत्र अथवा हटाया जाना। त्यागपत्र अथवा हटाया जाना
तो त्याग पत्र की दशा में केंद्रीय सरकार को त्याग पत्र की सूचना अध्यक्ष अथवा सदस्य को अपने हाथ से लिखित त्यागपत्र की सूचना केंद्रीय सरकार को देनी होगी, किंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य जब तक उसे अनुमति न मिले पद त्याग की सूचना के 3 माह तक अथवा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार द्वारा हटाया जाना। अध्यक्ष अथवा सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा अभद्र व्यवहार अथवा असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकेगा, किंतु इसमें पूर्व राष्ट्रपति लगाए आरोपों को अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति से जांच कराएगा। किंतु इसके पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जांच करेगा। अध्यक्ष अथवा सदस्य को सुनवाई का पूरा अवसर इस मामले में दिया जाएगा। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्य किया जाना। अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उसका पद यदि रिक्त हो जाता है तो पद रिक्त हो जाने की दशा में जो वरिष्ठतम सदस्य है तब तक अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दी गई हो। नेक्स्ट है इसमें अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारणवश अध्यक्ष द्वारा कार्य के निष्पादन में असमर्थ होने पर यदि अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारणवश अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो वरिष्ठतम सदस्य तब तक अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा जब तक कि वह पुनः अपने पद पर कार्य करना प्रारंभ न कर दे। धन्यवाद।